देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। कांग्रेस में सब कुछ पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है। क्या इसमें मिलेगी कामयाबी? अब से कुछ देर पहले गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने आज दिन में डॉक्टर करण सिंह से भी मुलाकात की थी। उमाशंकर सिंह पहले दिन से उन 5 राज्यों में नतीजे आने के बाद जो परिस्थितियां बदली उस पर उन्होंने नजर रखा हुआ है। उमा, थोड़ा सा सवाल लंबा होगा आपके लिए। भूपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी से मिले, फिर गुलाम नबी आजाद से मिले, गुलाम नबी आजाद आज करण सिंह से मिले, अब उन्हें सोनिया गांधी ने बुलाया है। गांधी परिवार एक ऐसे नेता को जिसका जमीन पर कोई जनाधार नहीं, लेकिन उठते विद्रोह को दबाने की जो या फिर उसे खत्म करने की जो कोशिश है, क्या यह कमजोर पड़ते 10 जनपद के तौर पर देखा जा सकता है? जी देखिए शारिक, आपने एक पृष्ठभूमि बताई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो एक वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अहम पदों पर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, हाल तक राज्यसभा में थे, नेता विपक्ष रहे हैं राज्यसभा में। तो ऐसे में जब G23 का गठन हुआ और जो सबसे प्रमुख नेता में गुलाम नबी आज़ाद का नाम आता है, जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनावी हार के बाद कांग्रेस में आत्ममंथन का सिलसिला शुरू हुआ, दूसरी तरफ वहीं G23 नेताओं का की जो बैठक है वो भी शुरू हुई। कई दिनों से कयास लगाया जा रहा था, पिछले 2 दिनों से, कि गुलाम नबी आज़ाद की सोनिया गांधी से मुलाकात होगी, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी। खासतौर पे कल जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई और मुलाकात के तुरंत बाद जब वो गुलाम नबी आज़ाद के घर गए तो इस बात की उम्मीद जगने लगी कि एक मध्यस्थता की जो भूमिका है, एक मध्यस्थ की जो भूमिका है वो शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा निभा रहे हैं, क्योंकि वो एक जनाधार वाले नेता हैं और G23 में उन्हीं को एक प्रमुख जनाधार वाला नेता माना जाता है। तो पहले राहुल गांधी की भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात, उसके बाद उनका गुलाम नबी आज़ाद के घर जाना काफ़ी कुछ कह गया। और आज करण सिंह से जब मुलाकात हुई, हालांकि उन्होंने करण सिंह की तरफ से बयान आया कि ये होली की मुलाकात थी, लेकिन आपको याद होगा जब 2019 इलेक्शन के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था तो करण सिंह ने एक चिट्ठी लिखी थी और मांग की थी कि 4 अलग अलग जोनों में 4 अलग अलग जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं वो बनाए जाएं। और उसके अलावा ये भी मांग की थी कि जो राहुल गांधी है उनको मनाने में 1 महीने का वक्त जो जाया किया गया, उसकी जगह CWC बुलाकर अहम फैसले लिए जाने चाहिए। तो करण सिंह भी उन नेताओं में शुमार हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के भीतर संगठनात्मक बदलाव के पक्षधर रहे हैं। तो उनसे मुलाकात भी एक खासा अहमियत रखती है। और अब जब गुलाम नबी आज़ाद सोनिया गांधी के घर पहुंच गए हैं तो माना जा सकता है कि एक बैकग्राउंड तैयार हो गया है, जिसके आधार पर एक समझौते की बात आगे हो सकती है ताकि असंतुष्टों को मनाया जा सके। कांग्रेस पहले से ही काफी कमजोर है और आपने कहा कि गांधी परिवार की कमजोरी की बात, लगातार जिस तरह से गांधी परिवार के ऊपर, उनके नेतृत्व के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, गांधी परिवार का जो रीट है वो कमजोर तो हुआ ही है। और खासतौर पे तब जब उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रियंका गांधी वाड्रा के चेहरे को आगे करके लड़ा गया, वहां पे सिर्फ 2 सीट आई। तो इन सब बातों को लेकर असंतुष्ट खेमों में इस बात की बड़ी नाराजगी है कि जो भी फैसले लिए जाते हैं पार्टी के भीतर वो मनमाने तरीके से लिए जाते हैं, लोगों से, जो वरिष्ठ नेता है उनसे सलाह करके नहीं लिए जाते। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ बात होती है, बाहर निकलकर कुछ बात करते हैं गुलाम नबी आज़ाद या चुप रहते हैं, क्योंकि एक ऐसी मीटिंग में सब कुछ तो खत्म नहीं हो सकता, थोड़ा सा लंबा चलेगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि बातचीत पटरी पे आती नजर आ रही है। शारिक, उमा, हम जरूर चाहेंगे कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये खबर भी आप हम तक लेकर आए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वापस लौटेंगे आप तक। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि जिनमें विवाद चल रहा हो वो भी होली के दिन गिले शिकवे दूर कर गले मिल जाते हैं। बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। राज्य के CM नीतीश कुमार ने नरमी दिखाते हुए लखीसराय के DSP रंजन कुमार का तबादला कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष पिछले 1 महीने से अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय के DSP और थानेदार के तबादले को लेकर लगातार दबाव बना रहे थे और दोनों के बीच विधानसभा के अंदर बहस भी हो चुकी है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि सोमवार को नीतीश कुमार ने क्या कहा था। न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, आप इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है
आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए, मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए, ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। मनीष कुमार है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे मनीष के पास चलते हैं। मनीष, नीतीश कुमार खासे गुस्से में नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से आप बर्ताव कर रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं वो सही नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन हो रही आलोचनाओं के बाद उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे हैं और उसका तबादला कर दिया, जिसके लिए कह रहे थे कि जांच होगी, जिस पर आरोप है अगर वो बेगुनाह है तो फिर वो बच जाएगा, नहीं तो उसे कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने अपनी बात कह दी, उसके ऊपर में ये विवाद चल रहा है कि उनको कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जो उनके अंदर के दिल के अंदर का जो भड़ास था, उन्होंने अपने विधानसभा के सदन के अंदर जो है वो भड़ास निकाल ली। ये आज के पहले बिहार विधानसभा के इतिहास में कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले या उनके कार्य प्रणाली पर इस प्रकार से उंगली नहीं उठाई थी। अब बात ये आई कि आखिर उन्होंने किस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष कहिए या बीजेपी के सामने एक अधिकारी को तबादला कर एक तरह से सरेंडर बोला है। इसके पीछे की कहानी यह है कि जब अगले दिन गुस्से में विधानसभा अध्यक्ष सदन में नहीं आए तो दोनों पक्षों की ओर से बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी संसदीय कार्य मंत्री और ऊर्जा मंत्री, ये सारे लोग डैमेज कंट्रोल करने में जुटे, क्योंकि उनको मालूम था कि जनता के बीच उनकी काफी किरकिरी हो रही है। और नीतीश कुमार ने उस शाम बैठक में ये आश्वासन दिया था कि जिस अधिकारी को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया हुआ है उसको आने वाले कुछ दिनों में वो उनको वहां से लखीसराय से हटा देंगे, जो कि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन सवाल यह है कि इस ट्रांसफर का मैसेज क्या गया है। इस ट्रांसफर का मैसेज यही गया है सारिक कि आज की तारीख में नीतीश कुमार जो हैं वो एक कमजोर मुख्यमंत्री हैं, उनके पास संख्या बल नहीं है, तो वो एक सीमा से ज्यादा, एक सीमा से अधिक बीजेपी को नाराज करने की जोखिम अपनी कुर्सी गंवाने के ही एक तरह से कुर्सी गंवाकर ही वो उस तरीके का जोखिम उठा सकते हैं। और फिलहाल उनके लिए उनकी कुर्सी प्यारी है। अफसरों का तबादला होता रहता है, हालांकि जिस अफसर का उन्होंने तबादला किया है उसे वेटिंग फॉर पोस्टिंग नहीं रखा है, उसे चंपारण के अरेराज में फिर से डीएसपी बनाया है। तो एक तरह से जो बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार जो हैं वो कहीं ना कहीं उस अधिकारी को बचाएंगे, अंतिम समय तक लड़ेंगे, वैसा उन्होंने फिलहाल अपनी कुर्सी बचाने के लिए उस अधिकारी को एक तरह से सैक्रिफाइस किया है। और ये अब बात साफ हो गई है कि जब बीजेपी के साथ में किसी भी मुद्दे पर ज्यादा अगर प्रतिष्ठा का प्रश्न बना तो उसमें आखिरकार जीत बीजेपी की होगी, क्योंकि आज की तारीख में बीजेपी के पास संख्या बल है और नीतीश कुमार ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो एक सीमा से ज्यादा, एक सीमा से अधिक बीजेपी को किसी भी मुद्दे पर नाराज या एंटोगनाइज कर सके। सारिक, शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो विधानसभा के अंदर हुआ वो काफी बुरा था। शायद पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष आपस में ही भिड़ गए हों। नीतीश कुमार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उसका तबादला कर दिया है। दुनिया के बाजारों में कच्चे तेल के दाम फिर बढ़ रहे हैं। यूक्रेन में चल रही लड़ाई के बीच तेल के दाम 109.57 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए। गुरुवार को तेल के दाम 102 डॉलर प्रति बैरल थे, यानी पिछले 24 घंटे के दौरान 7% का इजाफा इसमें देखा गया है। हिमांशु शेखर मिश्रा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, हिंदुस्तान में हम और आप और सब तब भी तेल की कीमत 100 से ज्यादा चुका रहे थे जब कच्चे तेल के भाव जमीन पर औंधे मुंह पड़े थे। अब जब वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कितना खतरा है कि फिर से तेल में आग लग जाएगा, जो थमा हुआ था 5 राज्यों के चुनाव की वजह से। देखिए, दबाव बढ़ता जा रहा है तेल कंपनियों पर। इस हफ्ते में मंगलवार को एक वक्त $100 से भी नीचे कच्चे तेल की कीमत गिर गई थी और तब ये उम्मीद बंधी थी कि भारत पर दबाव कम होगा और शायद जैसे जैसे हालात ठीक होंगे वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उसमें उथल पुथल कम होगी।
लेकिन पिछले 24 घंटे में जिस तरह से युद्ध को रोकने की कोशिशें नाकाम हुई हैं रूस और यूक्रेन के बीच, उसके बाद से एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में उथल पुथल बढ़ी है और आज जो है वो कीमतें 7% तक बढ़ी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, जो 85% तक अपने तेल की जरूरतों का आयात करता है दुनिया के अलग अलग देशों से। और इसलिए अगर आप 7% महंगा होता है कच्चा तेल, इसका सीधा मतलब है कि भारत का जो तेल आयात का जो बिल है वो उसी अनुपात में पिछले 24 घंटे में बढ़ चुका है। यानी भारत पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और ये तनाव जो है वो तेल कंपनियां झेल रही हैं, जिन्होंने 4 नवंबर के बाद से ही अभी तक तेल की कीमतों में बदलाव भारत में नहीं किया है। देखिए 4 नवंबर को जब पिछली बार देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया गया था, उस दौरान करीब $82 थी कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जिस इंडेक्स पर भारत कच्चा तेल खरीदता है। आज के दिन वो $109 के ऊपर पहुंच चुका है, यानी 35% से ज्यादा की बढ़ोतरी करीब हो चुकी है कच्चे तेल की कीमतों में। और ये जो अतिरिक्त बोझ है ये तेल कंपनियों पर पड़ रहा है। ये फैसला वो कब लेंगे, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कब बदलाव किया जाएगा, ये एक मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण फैसला होगा तेल कंपनियों के लिए। लेकिन जो आंकड़े हैं उनसे बहुत स्पष्ट है कि तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की अनिश्चितता बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि अब ये युद्ध बहुत लंबा खिंचने वाला है। और इसलिए इस बीच विदेश मंत्रालय ने अपनी तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए ये बात कहा है बहुत साफ। हिमांशु, आपका शुक्रिया, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी लबोलुबाब यह है कि कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है, खतरा बरकरार है, तेल की ज्यादा कीमतें आपको चुकानी पड़ सकती हैं। कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की जिम्मेदारियों अब एनसीपी के दूसरे नेता निभाएंगे। यह फैसला गुरुवार रात एनसीपी की बैठक में लिया गया। बीजेपी लगातार नवाब मलिक का इस्तीफा मांग रही है। नवाब मलिक की जिम्मेदारियां अब एनसीपी के दूसरे नेताओं को दी जा रही हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मौजूदगी में हुई पार्टी की बैठक में इसका फैसला लिया गया। नवाब मलिक परभणी और गोंदिया जिले के पालक मंत्री हैं, लेकिन अब धनंजय मुंडे परभणी के और प्राजक्त तानपुरे गोंदिया में पालक मंत्री होंगे। नवाब मलिक मुंबई एनसीपी के अध्यक्ष हैं। बीएमसी चुनाव को देखते हुए अब नरेंद्र राणे और राखी जाधव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। नवाब मलिक का अल्पसंख्यक मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय किसे दिया जाए, इस पर मुख्यमंत्री आखिरी फैसला लेंगे। डिपार्टमेंट का काम पूरा ठप हो गया है और इसी कारण ये जिम्मेदारी दूसरे मंत्रियों को देने की आवश्यकता है। नवाब मलिक मंत्री हैं, लेकिन उनकी जो जब तक वो बाहर नहीं आते तब तक ये व्यवस्था हमने करने का सोचा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हम खत लिखेंगे, विनती करेंगे, उसके बाद वो अंतिम निर्णय। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद से ही उनके इस्तीफे की मांग बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है। पार्टी के नेता अब भी चाहते हैं कि नवाब मलिक इस्तीफा दें। आदमी जेल में रहे और मंत्री बन के रहे, कितनी शर्मनाक बात है। महाराष्ट्र में किसी भी ये लोकतंत्र ऐसी परंपरा नहीं है। जगह होता है मंत्रालय का, हम मंत्री हैं तो हमको वहाँ मंत्रालय जाना चाहिए, ऑफिस जाना चाहिए। इसलिए इसके बारे में मतलब मुझे लगता है कि पवार साहब को पुनर्विचार करना चाहिए। पवार साहब बहुत सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इतने बड़े मतलब उनका अनुभव है। इस पे विचार करके आप जब कोर्ट से ठीक हो जाएगा फिर आप उनको मंत्री बना दो, फिर बिठा दो। नवाब मलिक को जब गिरफ्तार किया गया था तब राज्य सरकार ने कहा था कि ये दबाव की राजनीति है और नवाब मलिक मंत्री बने रहेंगे। लेकिन अब धीरे धीरे नवाब मलिक की जो जिम्मेदारियां हैं वो दूसरे नेताओं को दी जा रही हैं। तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि जब तक ये मामला खत्म नहीं हो जाता तब तक नवाब मलिक केवल नाम के मंत्री रहेंगे और काम कोई और करेगा? मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। जब तस्वीरें बोलती हैं तो हमारा चुप रहना बेहतर था। इन तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे थे। आज देश में होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना की वजह से 2 साल होली फीकी रही। इस बार लोग लगता है सारी कसर निकाल लेंगे। हर शहर, गांव, कस्बे में होली का रंग सुबह से दोपहर तक दिखता रहा और ये जश्न अब भी जारी है।
तो होली का रंग नेताओं पर भी खूब चढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर होली मनाई। रंगों में पूरी तरह सराबोर नजर आए। गीत संगीत का भी कार्यक्रम हुआ। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने दिल्ली आवास पर होली के रंग में सराबोर होते दिखे। नकवी साहब ढोल बजाकर झूमते दिखे। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी होली के रंगों में रंगे ढोलक पर ताल देते दिखे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जमकर होली मनाते नजर आए, गाते नजर आए, झूमते नजर आए। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कहां पीछे रहने वाले थे। जयराम ठाकुर ने भी शिमला में अपने सरकारी आवास पर होली मनाई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जिनके लिए दोहरी होली है, होली उनके लिए उस दिन भी थी जब वो पंजाब में उनकी पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन कर सरकार बनाने में कामयाब रही, वो भी अपने दिल्ली स्थित आवास पर लोगों के साथ होली खेलते नजर आए। रंग गुलाल से सराबोर मनीष सिसोदिया ने आपसी भाईचारे का संदेश देते हुए लोगों को खुशहाली की दुआएं दी।